राधे राधे एवरीवन। एज वी ऑल नो कि हम फाइनेंशियल ईयर के एंड पे खड़े हैं, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी करनी पड़ती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वो भी एक क्लोजिंग का ही पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक बोलो या इन्वेंट्री बोलो, एक ही बात होती है। इन्वेंट्री बोलते किसके? इन्वेंट्री विच इज़ हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विच इट मीन्स जो मैंने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं जिसका सेल परचेज करता हूँ। सेकंड वो उसको कहते हैं जो विच इज़ इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स जो जिस पे मेरा क्या कहते हैं पीएम, सम पार्ट ऑफ पीएम लग गया है, पैकिंग मटेरियल लग गया, आरएम लग गया है, बट मेरा अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आरएम पीएम लग गए हैं मेरे उस पर, बट वो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इट मीन्स वो फिनिश गुड्स नहीं बना है। थर्ड वो होता है जो मेरे आरएम पीएम पड़े हैं मेरे पास अभी, उसमें वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग में या उसके एफजी बनाने में नहीं लगे। वो रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा है और पैकिंग मटेरियल मेरे पास पड़ा है। एक तो प्रॉपर एफजी हो गया, दूसरा होता है जो वर्किंग प्रोग्रेस है, यानी कि अभी आधा काम हुआ है उस पर। तीसरा होता है मेरे पास जो रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल पड़े हैं। उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट इन्वेंट्री करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और नेट रिलायजेबल वैल्यू। नेट रिलायजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड हम कितना रिकवर कर पाएंगे। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि अगर एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती हैं, मान लो गवर्नमेंट गारंटी देती है एमएसपी के केस में, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता है कि हम इतने में खरीदेंगे, वहाँ उस केस में आप उसको उस केस में आप नेट रिलायजेबल वैल्यू पे भी वैल्यू कर सकते हो। अदरवाइज आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और नेट रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे ही वैल्यू करना है। तो एनआरवी निकालता कैसे हैं? एनआरवी किसको बोलेंगे? एनआरवी हम बोलेंगे कि मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या है जिस पे मैं गुड सेल करता हूँ, लेस मैंने कॉस्ट ऑफ सेलिंग मेरी क्या आने वाली है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, उसको लेस कर देंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा नेट रिलायजेबल वैल्यू। अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूँ तो वर्क इन प्रोग्रेस निकलता है कि जो मेरी कितनी नेट रिलायजेबल वैल्यू आने वाली है फिनिश गुड्स को सेल करके, लेस उस प्रोडक्ट को अभी कंप्लीट होने में मेरी और कितनी कॉस्ट आने वाली है, उसको मैं लेस कर दूंगा। देन मैं लेस कर दूंगा ये वाले मेरे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आने वाले हैं। ध्यान रखना कि वर्क इन प्रोग्रेस के केस में मेरी दो कॉस्ट लेस होनी है। एक तो उसके फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट जो अभी उस पर लगने वाली है, देन वो और उन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो उस वर्क इन प्रोग्रेस को बेचने के लिए मुझे लगेगा। तो और नेक्स्ट हम देखेंगे रॉ मटेरियल को मेज़र कैसे करते हैं। इसमें ये डिपेंड करता है कि एफ जी आप कॉस्ट पे मेज़र कर रहे हो या एफ जी एन आर वी पे मेज़र कर रहे हो। अगर तो एफ जी कॉस्ट पे मेज़र होती है तो आर एम भी हमेशा कॉस्ट पे मेज़र होगा। अगर एफ जी एन आर वी पे मेज़र हो रही है तो आर एम शुड बी मेजर्ड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट और इसमें आएगा आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू हो गई वो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। उस इसमें हम ऐड करते हैं एक तो परचेज कॉस्ट, जितने भी मेरे रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल को लाने में लगी उसकी परचेज कॉस्ट। दूसरा आता है इस रॉ मटेरियल को लाने में मेरा फ्रेट इनवर्ड भी तो लगा होगा, उस फ्रेट इनवर्ड की कॉस्ट भी मैं उस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करूँगा। तीसरा मेरे इंपोर्ट ड्यूटी भी लग सकती है, अगर आप उसको वो मैं अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करूँगा। इंश्योरेंस भी हो सकता है, मेरा ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस हो रहा हो, हैंडलिंग चार्जेस हों, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस हों, तो वो सब मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होते हैं। सेकंड इसमें आता है प्राइमरी पैकिंग मटेरियल होगा तो वो एक इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, लेकिन सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल मेरा इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लाइक अगर मैं जूस की बोतल की बात करूं तो जूस को जब तक एक वो बोतल में पड़ा है तो वो मेरा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है। जैसे ही मैं उसको
एक बड़े से बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट जूस की बोतल आती है ना, 24 का पैक आता है, 48 का पैक आता है, या 6 का पैक आता है। जो मेरा कार्टन, जो जिसे हम गत्ता भी बोलते हैं, अगर वो कार्टन में पड़ गया है, उस कार्टन की कॉस्ट को मैं अपनी इन्वेंट्री में ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि वो कार्टन मेरा सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट इसमें आता है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है? मेरी डायरेक्ट लेबर लग रही होगी, जो वो उस मेरे एफजी फिनिश्ड गुड्स को बना रही है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल लग रहा होगा, जितना भी मेरा अगर मैं जूस के केस में बात करूं, तो शुगर होती है, वाटर होती है, पल्प होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्लेवर्स होते हैं, जो मेरे डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं उसको। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे? मेरे फैक्ट्री लेबर के खर्चे हो गए, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी होगी, रो रिपेयर मेंटेनेंस होती है मशीनरी की, और रेंट होता है फैक्ट्री का, कंज्यूमेबल्स होते हैं। जो जब तक प्रोडक्ट मेरा फिनिश गुड्स बन नहीं जाता, उस प्रोडक्ट के बनने तक के जितने भी खर्चे हैं विद इन फैक्ट्री, वह उसे बोलूँगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे। उस अब वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मेरी फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। फिक्स्ड कॉस्ट मैंने गोडाउन का रेंट देना ही देना है, और ये लेबर वेजिस एंड सैलरी मैंने पे करनी ही करनी है। वेजिस एंड सैलरी, और कि अगर अगर मैं प्रोडक्शन ना भी करूं, तब भी मेरे को लेबर को बिठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा आता है आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी की भी मिनिमम कॉस्ट आ जाती है। यानी कि जितने भी मेरे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, उसको उसको अलग से वैल्यू करूँगा, और मेरे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, उनको मैं अलग से वैल्यू करूँगा। डेप्रिसिएशन इज आल्सो ए फिक्स कॉस्ट। तो अब उसको फिक्स कॉस्ट वैल्यू कैसे करते हैं? फिक्स कॉस्ट को, इफ़ द प्रोडक्शन लेवल आर एबनॉर्मली लो। एबनॉर्मली लो का मतलब है कि नॉर्मल प्रोडक्शन, मान लो आपकी, अगर मैं मान के चलूँ कि नॉर्मल प्रोडक्शन आपकी मान लो 1 लाख यूनिट्स की है पूरे साल की, लेकिन आप प्रोड्यूस करते हो ओनली 50,000, तो ये एबनॉर्मल है। तो उसको हम ये जो अनएलोकेटेड ओवरहेड है, तब हम इसको 50,000 पे की कॉस्ट पे, 50,000 की यूनिट को ही मान के कॉस्ट निकालेंगे इन्वेंट्री की। बट अगर तो ज़्यादा फर्क नहीं है, मान लो 1 लाख की कैपेसिटी है मेरी अपनी फैक्ट्री की, 1 लाख, लेकिन मैंने 90-95,000 ही प्रोड्यूस किए, तब भी आप नॉर्मली उस पर ही ले सकते हो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे जो वैसे एलोकेट होते हैं नॉर्मल कैपेसिटी के बेस पर। अगर नॉर्मल कैपेसिटी मान लो अब नॉर्मली मेरी लो है, तब तो मेरे जो अनएलोकेटेड ओवरहेड होंगे, वो मेरे P&L में चार्ज होंगे। यानी कि ये 50, तो मैंने सिर्फ 1 लाख मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है, लेकिन 50,000 भी बनाए मैंने। उस 50,000 के जो मेरे फिक्स अगेंस्ट फिक्स ओवरहेड होंगे, वो मेरे P&L में चार्ज होंगे, वो मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हाँ, नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है इसमें कि इफ़ द प्रोडक्शन लेवल अब नॉर्मली हाई। अगर मेरा मान लो कि 1 लाख प्रोडक्शन की नॉर्मली कैपेसिटी है, लेकिन मैंने बना दिए क्या कहते हैं 1,10,000 या 1,20,000, तब भी मैं इसको 1 लाख ही मानूंगा, मैं उसको 1,20,000 नहीं मान सकता। सो ये कहता है इंडेक्स 2। वेरिएबल ओवरहेड के केस में हम एक्चुअल कैपेसिटी के बेस पर चलते हैं कि मेरा एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल मेरे कितने, सॉरी, एक्चुअल प्रोडक्शन के बेस पर चलते हैं कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरी कितनी हुई है। एक्चुअल में मेरे फैक्ट्री में कितने गुड्स या यूनिट्स, कितने लीटर भी कह सकते हो आप, कितने गुड्स यूनिट्स जिनके नंबर ऑफ पीसीस बने या लीटर बना, कितने मेरे गुड्स बने। तो उस जब भी वेरिएबल प्रोडक्ट ओवरहेड होंगे, उसे हम एलोकेट करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। हम ये देखेंगे किसी किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में
कैसे प्रैक्टिकली ओवरहेड्स को निकाला जाता है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पी एंड एल के जितने भी डेबिट में अपने एक्सपेंसेस हैं उनको ले लीजिए, उनकी लिस्ट बना लीजिए। उनकी लिस्ट बनाकर सबसे पहले आप ऐसा करिए कि उसमें से बाइफ्रिकेट कीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। जितने भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको मैं बाइफ्रिकेट करूंगा एक सेपरेट कॉलम में डायरेक्ट कॉस्ट में। उसमें से फिर मेरे को ये बाइफ्रिकेट करना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या मेरे 100% फैक्ट्री के लिए लगे थे या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए भी लगे थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए कैसे लग सकते हैं कि उसमें से मुझे मान लो मुझे लगता है कि 70% खर्चा मेरा मेरा जो लगा तो 70% इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा फैक्ट्री के लिए जा रहा है लेकिन 30% एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए जा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 70% ही लूंगा। इस केस में 100% लिया हुआ है, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि 70% खर्चा ही जाना चाहिए तो 70% ही लूंगा। तो मैं इस तरीके से सारी अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड कर लूंगा जितने भी मेरे फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। अब इन सब का सबसे पहले आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया। अब सेकंड आप देखो आपकी डायरेक्ट लेबर कौन कौन सी लग रही है। डायरेक्ट लेबर में खर्चे आएंगे जितने भी मेरे मान लो कि मेरी जो फैक्ट्री के लेबर होती हैं उनके ईपीएफ ही ऐसा ही होता है। उनके ईपीएफ ही ऐसा ही होता है। प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी होता है। लीव इनकैशमेंट होता है। वेजेस एंड सैलरी होता है। तो वो बोनस होता है। उनको सारे के खर्चे को मैं अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड कर लूंगा। उन हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके सबसे पहले ये देखो एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस आ गए मेरे। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरे को ये पता लगाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को मैं 100% लूं या 90% लूं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी क्या थी और आपने किस कैपेसिटी पे फैक्ट्री चलाई। अगर मान लो मुझे लगता है मैंने सिर्फ 40% मैंने 100% कैपेसिटी पे फैक्ट्री नहीं चलाई लेकिन 40% फैक्ट्री पे ही कैपेसिटी चलाई, यानी कि 60% में कैपेसिटी पे 60% कैपेसिटी को मैंने वेस्ट कर दिया। तो उस केस में मैं जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा वो सिर्फ मैं 40% ही लूंगा रेदर देन कि मैं उसको पूरा 100% लेके चलूं। इस केस में देखिए जैसे मैंने कि आप यहाँ पर 41% कैपेसिटी की 41% कैपेसिटी पे हमने ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो फैक्ट्री थी वो चलाई थी। तो वहां पर 41% का ही डेप्रिसिएशन हम टोटल का 40% डेप्रिसिएशन ही हम डायरेक्टली ओवरहेड में लेकर जाएंगे। अब ये देखिए ये वाले और डेप्रिसिएशन भी हर एक एसेट्स का नहीं लेके जाएंगे, ओनली प्लांट एंड मशीनरी और जो मेरे लैब इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर लीज होल्ड लैंड लैंड वगैरह अगर हो तो बिल्डिंग हो तो उसका ले जा सकते हैं। बट सारे मेरी अब ये जैसे मोटर व्हीकल है ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं ये तो मेरी फैक्ट्री में होते नहीं। उनके डेप्रिसिएशन का तो फैक्ट्री ओवरहेड से कुछ लेना देना नहीं। तो उसका उनको तो जीरो ही मान लेंगे। बाकी के एक्सपेंसेस मैं जिस कैपेसिटी पे चलाऊंगा उसका प्रोपोर्शनेट मैं अपने डायरेक्टली ओवरहेड में ऐड करूंगा। डायरेक्टली ओवरहेड में ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले पहले वेजेस एंड सैलरी ले लिए थे, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन आ गया। फिर मेरे डायरेक्ट जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ओवरहेड वाले वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि मैंने कितने लीटर का प्रोडक्शन किया, कितने लीटर का मैंने प्रोडक्शन का किया उसको मैं फिर डिवाइड कर दूंगा। जो मेरे टोटल एक्सपेंसिव डायरेक्टली ओवरहेड आए थे उसको मैं टोटल लीटर ऑफ प्रोडक्शन से या टोटल नंबर ऑफ पीसी से जो भी आपकी फैक्ट्री में चलता है उसको डिवाइड कर दीजिए। अब उसके बाद मुझे ये देखना है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है। क्लोजिंग स्टॉक मेरे मान लो मेरे पास 12 लाख पीस भी हो सकते हैं, 12 लाख लीटर भी हो सकते हैं, वो फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिपेंड करेगा। तो मेरे को ये देखना है कि अब इसमें मान लो अब मेरे का इस केस में 12 लाख लीटर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो मैं क्या करूंगा जो पर लीटर मेरा डायरेक्ट निकल के आया था उसको मैं इस 12 लाख लीटर से डिवाइड कर दूं, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा। देन मेरा जो 1 करोड़ 6 लाख होगा ये मेरा एफजी की इन्वेंट्री में जाकर ऐड हो जाएगा। तो दैट इज फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब। राधे राधे।